ओके, वेलकम आप सभी का। देखिए, आज का अपना टॉपिक रेस्पिरेशन में ही है और यहाँ पढ़ेंगे अपन कि थर्मोजेनेसिस क्या होता है और थर्मोजेनेसिस में अनकपलर्स क्या होते हैं और उनका रोल क्या होता है और प्लांट्स के रिलेशन में ये कहाँ काम आता है और एनिमल्स के रिलेशन में कहाँ काम आता है, क्योंकि आपके सिलेबस में प्लांट्स एनिमल दोनों ही एंगल से ये टॉपिक रहता है। देखो, इससे पहले जैसे बात करें कि थर्मोजेनेसिस का मतलब तो होता है टेम्परेचर राइज होना। टेम्परेचर में अगर बढ़ोतरी होगी तो उसको अपन थर्मोजेनेसिस बोलते हैं। कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो टेम्परेचर को बढ़ाने में जिम्मेदार होती हैं, तो उनको अपन थर्मोजेनिन बोलते हैं। थर्मोजेनिन प्रोटीन। तो बॉडी के अंदर कुछ प्रोटीन हैं जो टेम्परेचर बढ़ाने का काम करती है। ऐसे कुछ केमिकल्स भी होते हैं, वो भी टेम्परेचर को राइज करते हैं, लेकिन उनको अपन थर्मोजेनिन नहीं बोलेंगे, क्योंकि थर्मोजेनिन केवल प्रोटीन के लिए वर्ड होता है। तो अगर कोई प्रोटीन है तो थर्मोजेनिन नाम आ जाएगा, अगर कोई केमिकल है तो थर्मोजेनिन नहीं बोलेंगे। हाँ, प्रोसेस थर्मोजेनेसिस ज़रूर होती है। केमिकल यूज होगा या प्रोटीन काम करेगी तो थर्मोजेनेसिस ज़रूर होगा। थर्मोजेनेसिस, ठीक है, ओके। अब देखो, थर्मोजेनेसिस का कनेक्शन होता है, हमारे रेस्पिरेशन का टॉपिक है, उसमें जुड़ेगा ये जाके अनकपलर के नाम से। तो अगला पार्ट आता है कि भाई अनकपलर क्या होना चाहिए। तो कपलर तो उसको बोलते हैं जो दो चीज़ों को जोड़ता है ना। जैसे ट्रेन के अंदर क्या होता है कि जो दो डिब्बे होते हैं वो कपलर से जुड़ते हैं, है ना। तो कि नहीं, दो डिफरेंट चीज़ों को जोड़ने वाला कपलर और उनके कनेक्शन को तोड़ने वाला अनकपलर, ठीक है। तो ऐसा मीनिंग होता है कि क्या चीज़ होती होगी। अब रियल में हमारा टॉपिक जो है उस टॉपिक वाइज अनकपलर कहाँ है वो अपन देखते हैं, क्योंकि ये समझना ज़रूरी होता है। हमने भी रेस्पिरेशन कवर किया है, रेस्पिरेशन के बारे में हमने काफ़ी सारा लास्ट क्लासेज में कवर किया। रेस्पिरेशन में जैसे प्लांट्स होंगे, एनिमल्स होंगे, आप दोनों में से कुछ भी ले जाए ना। जैसे मान लो कि आपने प्लांट्स लिए होंगे या अपन एनिमल के रेफरेंस में पढ़ रहे हो, तो बॉटनी जूलॉजी आप कहीं भी पढ़ रहे हो रेस्पिरेशन को। इसमें क्या होता है कि फूड होता है और फूड को ब्रन किया जाता है। तो फूड का मतलब तो हो गया कि अपन C6H12 है और 6 जो कार्बोहाइड्रेट है वो काम में लेते हैं, और ब्रन करने का मतलब ये है कि इससे ATP बनते हैं, ATP फॉर्मेशन होता है। अब ये अलग बात है कि जब हम ये सब करते हैं तो हमें माइटोकॉन्ड्रिया काम में लेना होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया का जो सिस्टम है वो ऑक्सीजन को यूज करता है, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस में तो ऑक्सीजन आती नहीं है काम में, केवल माइटोकॉन्ड्रिया में काम में आती है। तो दो चीज़ें होती है कि एक तो हो गया कि आपने फूड को ब्रन किया, और एक हो गया ATP बना या नहीं बना। वैसे हमारे कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि हम जैसे रेस्पिरेशन लेते हैं तो ये लगता है कि भाई ग्लाइकोलाइसिस होगा, TCA तक जाएंगे, ATP बनेगा, तो ऐसा लगता है इसे कंटिन्यूस होता होगा, है ना। बट ऐसा नहीं है। फूड का ब्रन होना और माइटोकॉन्ड्रिया को यूज करना, और अगर इसको हम देखें तो हमने लास्ट ये पढ़ा था कि अगर हम ग्लाइकोलाइसिस कराते हैं, ग्लाइकोलाइसिस के बाद में जैसे हम माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ जाएंगे तो गेटवे आ जाएगा और फिर प्रॉपर TCA साइकिल आ जाएगा, ठीक है।
इन सब से क्या होता है कि या तो NaDH बने थे हमारे पास या FaDH2 बनते हैं। कहाँ बनते हैं, कितने बनते हैं, ये हमने लास्ट क्लासेस में कवर किया। अब ये लोग क्या करते हैं कि अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ETS को देते हैं। इलेक्ट्रॉन ETS से मूव करते हैं और फाइनली इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को रिसीव होते हैं। ये कुछ ऐसा होता है कि जैसे हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं तो थोड़ा सा केमिस्ट्री का आइडिया होना चाहिए कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई होती है और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ना कि इसको इलेक्ट्रॉन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर, है ना। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को देखा जाए तो खींचता है, पुलिंग करता है। जैसे मान लो कि आप किसी बच्चे को टॉफ़ी दे रहे हो और बच्चे को टॉफ़ी अगर चाहिए तो वो आपके हाथ से खींच रहा है। हालांकि आप दे रहे हो, आपको लगता है कि NaDH इलेक्ट्रॉन दे रहा है, FaDH2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लेकिन रियलिटी क्या होती है कि ऑक्सीजन उनके इलेक्ट्रॉन खींच रहा होता है बिकॉज ऑफ कि उसको इलेक्ट्रॉन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है। तो ऐसा हुआ कि जैसे एक सिस्टम हो गया और उस सिस्टम में क्या हुआ कि ये हमारा पूरा सिस्टम है और इस सिस्टम में यहाँ ऑक्सीजन है और ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन को पुलिंग करता है। तो जिसको इलेक्ट्रॉन देने हैं वो इसको दे दे। तो देने वाले जैसे NaDH कहा अपन ने, FaDH2 कहा, यही होते हैं। और ये अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को सीधे तो देते नहीं है, ETS को देते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन खींच लेता है। अब जैसे आपने ये कहे कि ऑक्सीजन अब्सेंट, तो रेस्पिरेशन बंद हो जाता है ना। जैसे अपन कहते हैं कि ऑक्सीजन नहीं है तो उसका मतलब रेस्पिरेशन बंद हो गया। कारण क्या है? कारण ये है कि NaDH2 के, FaDH2 के इलेक्ट्रॉन कोई ले ही नहीं रहा है। कोई नहीं ले रहा है तो वो वापस NAD+ में ऑक्सीडाइज नहीं होगा, FAD में ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो डिहाइड्रोजनेज एंजाइम को दोबारा NAD+ चाहिए होता है, वो नहीं मिलेगा। दोबारा FAD चाहिए होता है, वो नहीं मिलेगा। तो पहले जितने थे, मान लो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 1000 FAD हैं तो वो ख़त्म हो गई। अब और FAD है ही नहीं, कब मिलेंगे? जब उनके इलेक्ट्रॉन ETS ले ले, ऑक्सीजन खींच ले। तो ऐसा होता है कि ऑक्सीजन एक बटन है कि ऑक्सीजन है तो पीछे का सब चलेगा। जब आप NaDH FaDH2 बोलते हो, इसका मतलब TCA चल रहा है, इसका मतलब होता है कि गेटवे चल रहा है, इसका मतलब होता है कि ग्लाइकोलाइसिस चल रहा है। तो अगर ऑक्सीजन अपना काम कर रहा है तो सब कुछ चल रहा होता है। अगर ऑक्सीजन अपना काम करना बंद कर दे तो इलेक्ट्रॉन खींचने बंद हो जाएंगे, वापस एंजाइम्स उनको NAD+ FAD नहीं मिलेंगे और TCA, गेटवे, ग्लाइकोलाइसिस ये सब शट डाउन हो जाएंगे। तो ऐसा होने से आगे का बटन बंद कर दिया तो सिस्टम धीरे धीरे पीछे सारा बंद हो जाता है, क्योंकि सिस्टम ग्लूकोज से नहीं चलता, सिस्टम ऑक्सीजन की हिम्मत है कि वो इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, उससे चलता है, राइट। तो अब हमारा मैकेनिज्म जो हमने डिस्कस किया उसमें ये होता है कि जब हम ग्लाइकोलाइसिस, गेटवे, NADH2 FADH2 कॉम्प्लेक्स 1 2 3 ETS को अपन दे दें, ऑक्सीजन ले लें, तो एक काम और भी होता है, वो होता है H+ की पंपिंग। कि H+ पंप आउट होते हैं, क्योंकि हमारे कॉम्प्लेक्सेज हैं और वो कॉम्प्लेक्स, जैसे कॉम्प्लेक्स 4 है वो 1 है वो 4 H+ को पंप करता है, 3rd है वो भी करता है,
वो होता है वो भी करता है सेकेंडरी करता है। 3 जगह पे पंपिंग अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ी है। तो एक काम होता है कि H प्लस भी बाहर फेंके जाते हैं। ये सब माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन के दोनों साइड में चल रहा है। तो H प्लस अगर बाहर इकट्ठे हो जाएंगे तो उसको अपन बोलते हैं प्रोटॉन मोटिव फोर्स। तो ऐसा हुआ कि अगर ऑक्सीजन है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलेगा, तो ग्लाइकोलाइसिस, गेटवे, टीसीएस सब चलेगा। अब इनके लिए भी जरूरी है, इनके लिए जरूरी है कि फूड होना चाहिए, फूड अवेलेबल। तो अपन ऐसे तो नहीं कह सकते कि भाई खाना तो है ही नहीं और रेस्पिरेशन कर लेगा, वो तो नहीं हो सकता, राइट। तो अगर फूड अवेलेबल है, ऑक्सीजन अवेलेबल है, तो ये सारा सिस्टम चलता रहता है। इसमें तीसरी चीज़ और भी आती है, वो आता है कि एटीपी की ज़रूरत भी होनी चाहिए, है ना। जैसे मान लो कि अपन घर में खाना बना रहे हैं, तो खाना कब बनाएंगे, जब हमें खाना खाना है, या हमें मान लो कि खाना बना के रखना हो, कुछ भी हो सकता है। तो अगर ज़रूरत ही नहीं है तो हम खाना क्यों बनाएंगे, हम क्यों गैस चालू करेंगे, क्यों हम बाकी काम करेंगे। तो वही सिस्टम के साथ होता है कि अगर सिस्टम को एटीपी नहीं चाहिए तो फूड बर्न नहीं होता है ना। जो मोटे लोग होते हैं वो काम नहीं करते, तो उनमें एटीपी की जरूरत ही नहीं है, तो उनमें फूड बर्न नहीं होता, उनमें फूड डाइजेस्ट होता है और वो जमा हो जाता है फैट के रूप में, वो और मोटे होते रहते हैं। तो 3 चीज़ें होती हैं कि फूड होना चाहिए, ऑक्सीजन काम कर रही हो, और ऑर्गेनिज्म जो भी है उसको इसकी ज़रूरत होनी चाहिए। अब ये चीज़ वहाँ इकोलॉजी में जाके जुड़ जाती है कि भाई कोई ज़्यादा एटीपी बर्न कर रहा है तो उसको फूड ज़्यादा चाहिए, उसके अडेप्टेशन बढ़िया होने चाहिए, वो सारी चीज़ें उस प्रकार से जुड़ जाती हैं। देखो यहाँ पे ये हो गया कि प्रोटॉन बाहर फेंके जाएंगे तो पीएमएफ जनरेट होगा। तो फाइनली अपन ने जो कराया उससे क्या होता है कि अगर सब कुछ सही चल रहा है तो पीएमएफ जनरेट होता है, प्रोटॉन मोटिव फोर्स जनरेट होता है। इसके पीछे सब कुछ आ गया। यानी कि अगर आप ये कहें कि H प्लस पंप आउट हो गए तो डेफिनेटली ETS चल गया। ETS तभी चलता है जब डेफिनेटली ऑक्सीजन काम में आ गई, वो तभी ले सकता है जब डेफिनेटली NADH, FADH2 इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन दिए, फूड था, सब कुछ सही होने पे पीएमएफ बनता है, ठीक है। अब अगला काम आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के अंदर F0, F1 पार्टिकल सिस्टम है एक, जिसको कि अपन एटीपेज बोलते हैं। वो हमें एटीपी बना के देता है। तो वो सिस्टम बिल्कुल अलग है। इसका मैटर है वो ETS से जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और उसके पीछे का सब कुछ। एटीपी बना के देने वाला सिस्टम है वो एटीपी से जुड़ा हुआ है, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर 5 है। तो इनके बीच में कनेक्शन होता है कि अगर हम ETS चलाएंगे तो पीएमएफ बनेगा। वो पीएमएफ है वो यूज होता है, यूज बाय एटीपेज, और वो हमें बाद में एटीपी बना के देता है, ठीक है। तो एटीपी का बनना ये अलग मैटर है, पीएमएफ का बनना ये अलग मैटर है। अगर हम पीएमएफ बनाएंगे तो सब कुछ आ जाएगा, जैसे ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही है, जैसे हम कहें कि TCA है वो चल रहा है, रनिंग कर रहा है। तो ये जो कनेक्शन होता है कि पीछे का एक सिस्टम काम करता है, उससे पीएमएफ बनता है, और पीएमएफ को फिर एक सिस्टम है वो काम में लेता है तो एटीपी बनते हैं। दिस इज कॉल्ड कपलिंग, दिस इज कॉल्ड कपलिंग। तो अगर कुछ ऐसा हो जाए जिसमें पीएमएफ तो जनरेट हो और एटीपी ना बने,
यानी कि ऐसा सिस्टम जिसमें पीएमएफ तो जनरेट हो रहा है, इसका मतलब आप कह सकते हैं कि ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही है। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि टीसीए चल रहा है। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि H+ की पंपिंग हो रही है। लेकिन एटीपी जनरेशन नहीं हो रहा। एटीपी सिंथेसिस वो शट डाउन है। तो पीएमएफ जनरेट हो जाए यानी कि ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाए, एटीपी ना बने, या टीसीए चल रहा है लेकिन एटीपी नहीं बन रहा, या एटीएस पंपिंग कर रहा है लेकिन एटीपी नहीं बन रहा, तो ये कंडीशन कहलाती है अनकपलिंग। अनकपलिंग, ठीक है। इससे क्या होगा वो अपन देखते हैं। एक्चुअल में सिनेरियो ये था कि हमारी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बाहर की साइड में H+ हैं, वो इकट्ठे हो रखे होते हैं पंपिंग की वजह से। तो H+ की कॉन्सेंट्रेशन हाई होती है। अंदर के H+ बाहर फेंक दिए गए थे तो अंदर उनकी कॉन्सेंट्रेशन लो होती है, ठीक है। अब यही चीज़ मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहलाती है कि एक आयन अगर एक साइड में जाता है तो दूसरी साइड में जिधर वो कम है तो उधर वो जाना चाहता है कि हमारा आयन जो H+ है वो अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाना चाहता है, लेकिन जा नहीं सकता क्योंकि मेम्ब्रेन उसको जाने नहीं देती है। मेम्ब्रेन परमेबल नहीं होती, तो उसके पास एक रास्ता होता है F0 वाला कि वो F0 F1 पार्टिकल से होके जाता है। मेम्ब्रेन तो उसको जाने नहीं देती तो H+ इधर से जाता है, ठीक है। अब ये होता है कि जब कोई आयन इकट्ठा हो रखा था तो उसकी एनर्जी होती है हाई एनर्जी, और जब वो अंदर चला जाएगा उसकी कंसंट्रेशन दोनों साइड में बराबर हो जाएगी तो उसकी एनर्जी हो जाएगी लो। तो एनर्जी का डिफरेंस होता है, जैसे पंपिंग की तो एनर्जी क्रिएट हो गया उससे, और उसको अपन पीएमएफ बोल रहे हैं, प्रोटॉन मोटिव फोर्स, की प्रोटॉन के भागने की पावर है वो। तो जब इकट्ठे हो रखे हैं तो ज़्यादा ताकत होती है, जब चले जाते हैं तो उनकी ताकत है। जैसे आप कहें कि भाई कोई भाग रहा है या भागना चाहता है तो उसमें पावर है, और जब वो भाग के जहाँ जाना चाहता है वहाँ पहुँच गया तो अब वो स्टैटिक हो गया, है ना। जैसे कोई बच्चा भाग रहा है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी है, और भाग के मान लो कि वो अपनी मदर को पकड़ ले, है ना, उसको गोदी में आ जाए उसके, तो वो भाग नहीं रहा तो उसकी एनर्जी लॉस्ट हो गई। तो वही H+ के साथ में है कि वो अपनी हाई एनर्जी से लो एनर्जी स्टेट में जाता है तो एनर्जी लॉस्ट होती है, एनर्जी रिलीज हो गई, एनर्जी रिलीज। तो इस रिलीज एनर्जी को हमारा जो मशीन होता है F0 F1 वो क्या करता है कि स्टोर कर देता है, स्टोर इन हाई एनर्जी बॉन्ड, हाई एनर्जी बॉन्ड जो कि ATP और PI के बीच में बनाया जाता है। जब ATP बनता है तो वहाँ ये एनर्जी लग जाती है, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं कि हम ATP तो बनाएंगे नहीं, हम ऑक्सीजन कंज्यूम कराएंगे। ऑक्सीजन कंज्यूम कराएंगे, सपोज आप कह रहे हैं कि ऑक्सीजन कंज्यूम कराएंगे, तो ऑक्सीजन कंज्यूम कराएंगे तो इसका मतलब ये भी है कि आपको पंपिंग करनी पड़ेगी। पंपिंग मस्ट है। जब आप ये कहते हो कि भाई ETS से इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो H+ फेंकने पड़ते हैं,
तो अगर H प्लस बाहर आपने सारे बाहर फेंक दिए तो अब और ETS कैसे चलाओगे, क्योंकि वहाँ पे फेंकने के लिए H प्लस नहीं है, तो वापस H प्लस आना मस्ट है। वापस वो आएंगे तो रास्ता तो यही था F0 F1 का, उससे आते तो ATP बन ही जाता। तो ATP नहीं बना, इसका मतलब क्या हो गया कि ये इस रास्ते से नहीं आए। यानी कि ऐसा सिस्टम है जिस सिस्टम के अंदर H प्लस वापस अंदर तो आ जाएंगे। अनकपलिंग में क्या होने वाला है कि H प्लस कम बैक टू मैट्रिक्स बट नॉट थ्रू F0 F1। बस सिंपल सी बात इतनी है कि अगर वो F0 F1 से आते तो ATP पक्का बनता है, उसको बोलते हैं कपलिंग, जो अपन टॉपिक पढ़ते हैं। अगर उसके अलावा कहीं और से आ रहा है तो ATP नहीं बनेगा। अब आप ये भी कह सकते हैं कि उसके अलावा तो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन तो उसको वैसे ही नहीं आने देती। तो मेम्ब्रेन उस, जैसे आप कहें कि भाई इस दीवार में एक ही दरवाज़ा है, उसका नाम F0 है, तो जाओगे तो दरवाजे से जाओगे, वरना आप जा नहीं सकते। वही माइटोकॉन्ड्रिया के साथ में कि यहाँ पे एक ही रास्ता है, वो है F0 का टनल, जिसमें से ये जाते हैं। लेकिन अगर उधर से नहीं जा रहे तो इसका मतलब मेम्ब्रेन तो इनको जाने देते नहीं, तो फिर ये कैसे जा रहे हैं। तो फिर यहाँ कोई इनकी मदद कर रहा होगा, या कोई मान लो कि आप कहें कि हमने दीवार में कोई छेद कर दिया तो उसमें से जा रहा है कोई, तो कुछ ऐसा होगा जो, क्योंकि ऑप्शन था वो तो दो ही ऑप्शन है कि या तो उसमें से जाओ मत, या जाना है तो F0 से जाओ। अब F0 से जाते हैं तो ATP कंफर्म बनता है। अब ATP अपन बनाना नहीं चाहते, इसका मतलब कहीं और से जा रहे हैं। तो अनकपलर या अनकपलिंग प्रोसेस के अंदर H प्लस जो कि PMF से इकट्ठे हुए थे वो वापस मैट्रिक्स में आ जाते हैं, लेकिन F0 से नहीं आते। बस यही सारा टॉपिक होता है, राइट। तो कैसे आ सकते हैं कि या तो ये हो सकता है कि कोई इनको पकड़ के ले जाता होगा, है ना, जैसे कोई बच्चा है उसे दीवार पार नहीं हो रही, तो कोई बड़ा है वो कह रहा है कि भाई आप मेरे को हाथ पकड़ाओ, मैं तुम्हें दीवार पार करा देता हूँ। तो जिसको नदी में से तैरना आता है वो कहे कि भाई आप मेरी पीठ पे बैठ जाओ, मैं आपको पार करा देता हूँ। वो मेम्ब्रेन का सिस्टम है कि मेम्ब्रेन है वो वाटर को रिपेल करती है, आयंस को रिपेल करती है। तो मेम्ब्रेन के अंदर से आयन नहीं जा सकते, पानी नहीं जा सकता। लेकिन अगर मेम्ब्रेन के अंदर से कोई जाने वाला हो, तो मेम्ब्रेन तो लिपिड से बनी होती है, तो अगर कोई लिपिड जैसा है तो वो मेम्ब्रेन को पार कर सकता है। तो कोई ऐसे कंपाउंड या ऐसे प्रोटीन जो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकें, या कोई मेम्ब्रेन में छेद करने वाली प्रोटीन हो, वो ऐसे काम कर सकते हैं। तो ऑप्शन में क्या क्या हो सकता है, क्योंकि अपना टॉपिक उन्हीं पे बेस्ड है, तो ऑप्शन में ये हो सकता है कि कोई लिपोफिलिक मॉलिक्यूल होना चाहिए, लिपोफिलिक कंपाउंड, कि जो लिपिड में आराम से आ और जा सके, या कोई चैनल होना चाहिए। चैनल का मतलब कोई रास्ता होना चाहिए कि वो इसके अंदर बन जाए, या कोई आयनोफोर होना चाहिए, है ना, या कोई आयन कैरियर हो, है ना, या जैसे कोई लेकर के जाने वाला कंपाउंड हो, या कोई चैनल हो, या कोई आयनोफोर हो ना, आयन का रास्ता हो कोई, या कोई आयन को लेकर के जाने वाला हो। तो ऐसे जो कंपाउंड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, वो H प्लस को वापस मेम्ब्रेन पार करा सकते हैं। तो हमारे जितने भी अनकपलर्स हैं वो यही होते हैं। तो जो H प्लस को F0 के अलावा किसी और तरीके से वापस मैट्रिक्स में पहुंचा देंगे तो H प्लस मैट्रिक्स में आ जाएंगे। ठीक है, इसे होगा क्या, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा वो भी समझ लीजिए। इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि H प्लस कम बैक हो जाएंगे ना, वापस आ जाएंगे, कम बैक टू मैट्रिक्स। जब आप ये कहते हैं कि H प्लस हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर में वापस आ गए, इसका मतलब ये तो कन्फर्म है कि एनर्जी तो उन्होंने रिलीज की है,
क्योंकि जब मॉलिक्यूल आयन अपना हायर से लोअर में जा रहा है तो एनर्जी तो वो मुक्त करेगा ही करेगा, लेकिन एटीपी हमने बनाया नहीं है। तो वैसे तो क्या होता है कि जो एनर्जी रिलीज होती है वो एटीपी में भर जाती है, लेकिन एटीपी बनाया नहीं, S+ वापस भी आ गई, एनर्जी रिलीज पक्का हुई है, तो वो एनर्जी कहाँ गई? तो आंसर क्या है? एनर्जी रिलीज एज हीट। एनर्जी क्रिएट्स हीट, कि उससे ऊष्मा क्रिएट होगी, है ना। जैसे आप ये कहेंगे, जैसे आपके पास एक पत्थर है ना, आप बहुत तेज़ी से आ रहा है वो, तो आप उसको एक जगह पे रोकेंगे, ब्रेक लगाएंगे, तो वहाँ एकदम से गर्मी पैदा होती है। तो चीज़ें आपने ले तो ली, आपने बुला तो लिया, लेकिन उनकी ऊर्जा कहाँ जाएगी? ऊर्जा आपने कहीं भरी तो है नहीं, तो वो हीट क्रिएट करती है। तो ऐसा एक रास्ता है कि अगर आपको हीट क्रिएट करनी है या कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको ऊष्मा की ज़रूरत है, तो वो ऐसे सिस्टम काम में ले सकता है। अगर उसको एनर्जी की ज़रूरत है, एटीपी की ज़रूरत है, तो रास्ता अलग है ना। सिंपली आप इसको ऐसे समझें, जैसे ये हो गया कि भाई हमारे पास सब कुछ है, जैसे कि हमने फूड भी लिया, हमने माइटोकॉन्ड्रिया भी लिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया का जो सिस्टम है उससे हम एटीपी बना सकते हैं, और इधर अनकपलर वाला इस्तेमाल करके हम उससे हीट बना सकते हैं। अब ये कि अगर एटीपी की ज़रूरत है तो एटीपी बनाओ, और अगर हीट की ज़रूरत है तो हीट बनाओ। देखो, जीवन में बहुत ऐसे टाइम आते हैं जब हीट की ज़रूरत होती है। एक तो हमारी लाइफ में डेली आता है, वो आता है कि जब हम सो के उठते हैं, है ना, स्लीप अवेकनिंग। कि जब हम नींद से सो के उठते हैं तो हमारा बॉडी टेम्परेचर हमें राइज करना पड़ता है। ऐसे कुछ एनिमल्स होते हैं जो लंबे सोते हैं ना, शीत निद्रा में जाते हैं, हाइबरनेशन में जाते हैं, तो उनको बॉडी टेम्परेचर राइज करना पड़ता है। और जैसे फीमेल्स को लेबर होता है तो उस समय पे उनको बॉडी का टेम्परेचर राइज करना पड़ता है। मान लीजिए कि किसी इंसेक्ट को कोई फेरोमोन है, उसको उड़ाना है हवा में, तो उसको वेपोराइज करना पड़ेगा, तो उसको टेम्परेचर देके वेपोराइज करना पड़ता है। और ऐसे मान लीजिए कि किसी फ्लावर है, उसको अपनी गंध है, पॉलिनेटर्स को बुलाने के लिए उसको दूर तक गंध फैलानी है, तो वेपोराइज करना पड़ेगा। तो जहाँ ऐसे सिस्टम है कि टेम्परेचर बढ़ाने की नीड है, जैसे ठंडे इलाके हैं, तो ठंडे इलाकों के अंदर जैसे ध्रुवीय भालू रहता है, पोलर एरिया में रहता है, तो ठंड बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे तो वो जम जाएगा। तो वो क्या है कि उसका बॉडी टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहता है, एंडोथर्म है वो। तो जैसे हम भी सर्दियों में क्या करते हैं कि हमारा टेम्परेचर तो हम 0 डिग्री पे भी जिंदा है, तो हम भी बॉडी का टेम्परेचर राइज करते हैं। तो दो एंगल हैं कि हमारे पास एक सिस्टम है, उसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया है, और ये सिस्टम वैसे बना हुआ तो है एटीपी बना के देने के लिए, बट अगर चाहे तो इसके एटीपी बनाने वाले सिस्टम को बंद करके इससे अपन हीट बना सकते हैं। तो हीट की ज़रूरत है तो अपन हीट बना सकते हैं, एटीपी की ज़रूरत है तो एटीपी बना सकते हैं। एटीपी बनाना ज़्यादा कॉमन है क्योंकि नॉर्मली लाइफ में हम देखते हैं कि पी रेस्पिरेशन इसीलिए होता है। बट लाइफ के कुछ टाइम्स हैं जहाँ पे, जैसे मान लो कि कोई बर्फ़ में पड़ा हुआ बीज है, उसको जर्मिनेट होना है, उसका टेम्परेचर राइज होना चाहिए। तो टेम्परेचर को राइज करने की ज़रूरत बहुत पर्टिकुलर टाइम पे होती है ना। जैसे किसी को फिरोमोन, उसके रिप्रोडक्शन की सक्सेस उसी पे डिपेंड करती है, किसी का पॉलिनेशन, उसका सक्सेस उसी पे डिपेंड करता है। तो लाइफ के बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, जैसे हाइबरनेशन में कोई गया हुआ था, वो उठ रहा है, हाइबरनेशन से बाहर आ रहा है, तो उसका बॉडी के एंजाइम्स काम तभी करेंगे जब उसका टेम्परेचर एक लेवल पे आएगा। तो बहुत ऐसी जगह हैं लाइफ के अंदर, जैसे अपने एनिमल सिस्टम से लें, प्लांट सिस्टम से लें,
तो जहाँ पे बॉडी टेम्परेचर की जरूरत होगी। अब इसमें एक चीज़ कॉमन होगी कि चाहे एटीपी बनाओ या हीट बनाओ, आपको खाना जलाना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे मान लो कि आप कह रहे हैं कि भाई कोई हाइबरनेशन में गया हुआ है ना, कि वो तो कई महीनों की नींद के बाद अब उठेगा, तो अब नींद में था तो खाना थोड़ी खा रहा था, खाना तो नहीं खा रहा था, तो खाना उसमें स्टोर होना चाहिए। अब कोई ध्रुवीय भालू आप ले रहे हैं, पोलर बियर, तो बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ रही है, वो तो अपनी जो जगह है, केव है, उसमें छुपा हुआ है, तो वहाँ उसको खाना थोड़ी मिल रहा है, उसकी बॉडी में खाना वो जलेगा, तो उसकी बॉडी के अंदर फैट स्टोर होता है। मोस्टली जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एनर्जी के लिए जो चीज़ अपनी बॉडी में जमा करते हैं वो फैट होता है। तो हमारे टॉपिक का कनेक्शन फैट से भी है कि खाना स्टोर करना पड़ता है इनको। और फिर एक चीज़ अपने आप आ जाती है कि अगर किसी को ज़िंदा रहने के लिए या अपने किसी फंक्शन के लिए और मशीन को ऊष्मा के लिए चलाना है तो जिंदा तो रहना ही पड़ेगा, एटीपी तो कंपलसरी है, तो चाहिएंगे ही चाहिएंगे। और ये तो एक्स्ट्रा हो गया कि एटीपी तो बनाना ही पड़ेगा, हीट भी बनानी पड़ेगी, तो उसको ज़्यादा फूड उसके पास होना चाहिए। और जैसे ही किसी के पास ज़्यादा फूड की कॉन्सेप्ट आप लेते हो तो बॉडी साइज अपने आप बड़ा हो जाता है, बॉडी साइज लार्ज। है ना, जैसे अपन कहें कि भाई कोई छोटी सी चिड़िया है और वो मतलब कि उत्तरी ध्रुव के ऊपर रह लेगी, इम्पॉसिबल है, वहाँ तो बड़ी चिड़िया चाहिए जिसका नाम पेंगुइन है। तो जिसकी बॉडी बड़ी है उसने बॉडी में कुछ जमा किया है, तो डेफिनेटली दे हैव लार्ज बॉडीज। तो होता है ना कि जैसे या तो वो अपने जंगल के ऊपर कंट्रोल करे कि भाई यहाँ से मैं जो चाहूँ वो खा सकता हूँ, या वो अपनी टेरिटरी को कंट्रोल करे कि मेरे यहाँ जो है मैं किसी को नहीं खाने दूंगा, या फिर एक जगह ही होती है कि वो अपनी बॉडी में इकट्ठा करे कि मेरी बॉडी में जो है वो मैं उससे काम चला लूँ। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं जहाँ पे थर्मोजेनिन का रोल आता है, टेम्परेचर का रोल आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि अनकपलर में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या एग्जाम्पल हैं, ताकि आपके जो एग्ज़ाम के रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो आप इजीली कर पाएंगे। ठीक है, अभी अपन कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं और कुछ कैटेगरीज वाइज इनको अपन डिस्कस कर लेते हैं। देखो, एक तो जैसे हमारी बॉडी के अंदर एनिमल बॉडी हो, प्लांट बॉडी हो, सभी में ये काम करते हैं कि कुछ प्रोटीन्स हैं और वो प्रोटीन अनकपलर के रूप में बिहेव करते हैं, तो हम इनको अनकपलर प्रोटीन यानी कि UCP बोलते हैं। ठीक है, वैसे ये टेम्परेचर बढ़ाने का काम करते हैं, तो ये थर्मोजेनिन कहलाएंगे। ये थर्मोजेनिन प्रोटीन्स होती हैं। एक्चुअल में ये प्रोटीन फैटी एसिड ऑक्सीडेशन को बढ़ाती हैं। अब फैटी एसिड ऑक्सीडेशन होगा तो इसका मतलब होता है कि फैट डिग्रेड होता है, फैट टूटता है, और फैट के डिग्रेड होने का मतलब होता है बीटा ऑक्सीडेशन। और बीटा ऑक्सीडेशन से हमें मिलता है एसिटिल कोएंजाइम ए, और एसिटिल कोएंजाइम ए बाद में TCA में जाएगा और TCA में से फिर NADH2 FADH2 ये बनेंगे और उनसे फिर ATP बनता है। तो थर्मोजेनेसिस प्रोटीन है हमारे बॉडी के जो अनकपलर हैं, इनको आप UCP भी बोल सकते हो। ये फैट को बर्न करा के एक्स्ट्रा एसिटिल कोएंजाइम ए बनाते हैं, क्योंकि ग्लूकोज से भी बनता है, जब गेटवे होता है तो वहाँ भी बनता है। तो एक्स्ट्रा हीट चाहिए तो एक्स्ट्रा फैट है वो बर्न होते हैं इनकी। जब अपन फैटी सीड की बात करेंगे तो फैटी सीड में फैटी एसिड्स हैं, या अपन एनिमल बॉडी की बात करेंगे तो उनके अंदर एडिपोस टिश्यू आ जाएगा कि जो वसीय ऊतक होते हैं उनमें वसा भरी होती है, तो उसका बीटा ऑक्सीडेशन होता है। ऐसे हम बात कर सकते हैं कि हमारी जो एनिमल बॉडी है उसमें कुछ फिजियोलॉजिकल कंडीशंस भी हैं, वो भी अनकपलर का रोल प्ले करती हैं। इसमें मेनली हमारे कुछ हार्मोन्स हैं, वो हो सकते हैं
कुछ कंपाउंड्स हैं जैसे कि थायरोक्सिन हार्मोन है। तो थायरोक्सिन हार्मोन का जब हाई लेवल होता है तो वो अनकपलर का काम करता है। ऐसे ही लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स अगर हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा है तो वो फिजियोलॉजिकल अनकपलर का रोल प्ले करेंगे। ऐसे जो बिलीरुबिन्स होते हैं यानी कि जो जिनसे अपन बाइल साल्ट्स बनाते हैं, तो बिलीरुबिन्स की मात्रा अगर ज़्यादा है तो वो भी अनकपलर का, क्योंकि जो भी अनकपलर होंगे वो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाते हैं। क्योंकि यहाँ पे अपन ये समझ के आए हैं कि एटीपी तो बनेगा नहीं, तो ऊर्जा कहाँ जाएगी, हीट में जाएगी। तो थर्मोजेनेसिस होगा ही होगा, चाहे वो कोई प्रोटीन कर रही है, चाहे वो कोई हार्मोन कर रहा है। तो इन सबसे एक चीज़ कॉमन है कि टेम्परेचर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो कुछ हार्मोन हैं वो भी फिजियोलॉजिकल अनकपलर होते हैं। सिमिलरली कुछ सिंथेटिक कंपाउंड्स हैं कि कुछ केमिकल्स हैं, ये लैब मेड हैं, आर्टिफिशियल कंपाउंड्स हैं, और ये भी अनकपलर का रोल प्ले करते हैं। एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो, उसका नाम आता है DNP, वो होता है डाइनाइट्रोफिनॉल। तो डाइनाइट्रोफिनॉल क्या होते हैं कि मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं। ये जितने भी हैं दे कैन क्रॉस एंड मूव H+ बैक टू मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में H+ को वापस पहुंचा देते हैं क्योंकि ये खुद मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं। तो 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल आपको पता होना चाहिए। एसिड डाइनाइट्रोक्रिशोल होता है, वो भी अनकपलर है। पेंटाक्लोरोफिनॉल है, ये भी अनकपलर है। और ऐसा ही कंपाउंड है ट्राईफ्लोरोकार्बोक्सिल साइनाइड फेनिल हाइड्रोजीन, जिसको शॉर्ट में अपन FCCP बोलते हैं। ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अनकपलर है। जैसे सारे अनकपलर हैं लेकिन FCCP सबसे स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग का मतलब ये है कि रेट क्या है, मतलब कि कितने समय में कितने H+ वापस पहुंचा देता है। तो सबसे हाई जो स्पीड है H+ को वापस अंदर लाने की, वो FCCP की होती है। मोस्ट कॉमन जो एग्जांपल होता है या क्वेश्चंस में जो आता है वो DNP आता है। इससे मिलते जुलते ही नाम है, डाइनाइट्रोक्रिशोल है, पेंटाक्लोरोफिनॉल है, ये भी आपको पता होना चाहिए। FCCP भी पता होना चाहिए। ऐसी एक चीज़ आती है वो है सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड का जो एनायन होता है उसको अपन सैलिसिलेट बोलते हैं। और हम कुछ दवाइयाँ खाते हैं, मेनली ये पेन किलर होती है। कि जब हमें कुछ दर्द होता है या कहीं पे चोट लग जाती है, स्वेलिंग, रेडनेस, है ना, ये सब बायोकेमिस्ट्री के अंदर जो हमारा मेम्ब्रेन है उसके अंदर कुछ खास फैटी एसिड्स होते हैं जिनको हम एराचिडोनिक एसिड बोलते हैं। तो एराचिडोनिक एसिड से पर्टिकुलर प्रोस्टाग्लैंडिन्स वगैरह बनते हैं, और हम उनके रोकने के लिए, है ना, कि जैसे अपन को चोट लगेगी तो वहाँ पे लाल भी हो जाएगा, सूजन भी आएगी, दर्द का एहसास होगा, तो वो सब प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से होता है। जैसे मधुमक्खी काटेगी तो आपको दर्द होगा, तो हम कुछ दवाइयाँ लेते हैं, और उन दवाइयों में कोई स्टेरॉइड तो होता नहीं है, तो उनको अपन बोलते हैं नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, यानी कि शॉर्ट में बोलते हैं उनको NSAID, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। की ऐसी दवाइयाँ जिनमें स्टेरॉइड नहीं है लेकिन वो सूजन के अगेंस्ट काम करती हैं, एंटी इन्फ्लेमेशन कॉज करती हैं, सूजन को कम करती हैं। तो उसमें एक बहुत ही कॉमनली अपन दवाई खाते हैं वो है एस्प्रिन। अब एस्प्रिन, है ना, एस्प्रिन, डिस्प्रिन, है ना, ये सब अपन काम में लेते हैं, वो सब सैलिसिलेट हैं, है ना, NSAID ड्रग कैटेगरी के हैं। तो अगर हम एस्प्रिन ज़्यादा खा रहे हैं तो भी हमारी बॉडी के अंदर अनकपलिंग कोज होगा, थर्मोजेनेसिस कोज होगा। अब इससे हालांकि जुड़ता है, आप इसको भी ध्यान दें कि मोस्ट कॉमनली इंडिया के अंदर एक दवाई खाई जाती है कि गांव के अंदर आपने देखा होगा कि, है ना, ऐसे ही लोग ले आते हैं मेडिकल से और वो बोलते हैं कि भाई आप हमें दर्द हो रहा है तो दर्द की गोली दे दो, और वो उनको एक हरे पत्ते की टैबलेट आती है वो दे देते हैं। गवर्नमेंट उसको बंद कर चुकी है और आप उसको नई काम में ले सकते। पर आपका एक क्वेश्चन आता है वहाँ से, और वो क्वेश्चन इकोलॉजी का होता है, और वो आता है कि गिद्धों की संख्या कम क्यों हो रही है, यानी कि बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है।
तो कुछ ड्रग्स हैं जो हम खाते हैं वो हमारे इकोसिस्टम में भी जाते हैं, वो ट्रॉपिक लेवल के ऊपर हाईएस्ट टॉप लेवल पे जो अपेक्स प्रेडेटर बैठे हैं उनको डिस्टर्ब करते हैं। तो ऐसी पेन किलर है जिसका नाम डाइक्लोफेनॉक है ना, डाइक्लोफेनॉक बंद है, तो उसका कारण यही है, बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है, अपन इकोलॉजी में पढ़ेंगे। बट यहाँ पे एस्प्रिन है जो एनसेड ड्रग्स होती है, ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को राइज करती है। ऐसे कुछ आयनोफोर्स हैं आयनोफोर उनको बोलते हैं जो आयन को मूव करा देता है ना, जैसे आयनोफोर, जैसे फोर जहाँ पे भी अपन लगाते हैं, हाँ, जैसे गायनोफोर, एंड्रोफोर, ऐसे नाम भी आते हैं है ना, बॉटनी में तो आएंगे गायनोफोर, एंड्रोफोर, ऐसे नाम आएंगे। तो क्या आप बता सकते हो कि गायनोफोर, एंड्रोफोर आपको कौन सी फैमिली में मिलते हैं? क्या आपको याद है? तो ये बहुत ही स्पेशल सा क्वेश्चन होता है ये आएगा कैपेरिडेसी, कैपेरिडेसी। और जब गायनोफोर एंड्रोफोर दोनों मिल जाते हैं तो उसको बोलते हैं गायनेंड्रोफोर, गायनेंड्रोफोर। और फिर जूलॉजी में एक शब्द आता है, वो आता है गायनेंड्रोमॉर्फ, गायनेंड्रोमॉर्फ। मॉर्फ का मतलब मॉर्फोलॉजी है कि अगर कोई दिखने में आधा मेल आधा फीमेल दिखे तो वो गायनेंड्रोमॉर्फ कंडीशन होती है। तो वो फिर अपना म्यूटेशन से जुड़ता है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन से जुड़ता है, इन एक्शन एक्टिवेशन से जुड़ता है ना, वो अलग चीज़ है। बट फोर का मतलब जैसे गायनोफोर, गायनोसिन के नीचे जो स्टॉक होता है, एंड्रोसिन के नीचे जो स्टॉक होता है, तो जो डंठल जैसी संरचना होती है उसको फोर बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे मेम्ब्रेन के अंदर अगर कोई चीज़ लग गई, जैसे मान लो कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है और इसमें कोई आकर के लग जाए और उसके लगने से इसमें एक छेद जैसा बन जाए और इसमें से हमारे H+ हैं वो भाग जाएं, तो ये हो गया आयनोफोर। तो कुछ केमिकल्स हैं जैसे कि वेलिनोमाइसिन है, तो वेलिनोमाइसिन एक आयनोफोर है, ऐसे निक्लिसिन है, ये आयनोफोर है। ये एंटीबायोटिक्स हैं, वेलिनोमाइसिन, निक्लिसिन, ये सब एंटीबायोटिक नेचर के कंपाउंड है। एंटीबायोटिक्स उन कंपाउंड को बोलते हैं जो माइक्रोब्स के अंदर नॉर्मली पाए जाते हैं और वो उनके एक प्रकार से डिफेंस के काम आते हैं, कि वो दूसरे जो माइक्रोब्स हैं उनको किल करने के लिए काम आते हैं, लेकिन हम उनको एज ए ड्रग्स काम में लेते हैं। लेकिन ये तो यहाँ पे ऐसे हैं जो मेम्ब्रेन के अंदर छेद बना देंगे और उस छेद में से फिर आयन्स वो वापस भाग जाते हैं। तो काफ़ी सारे कैटेगरीज हैं हमारे पास, आयनोफोर हो सकते हैं, आयन चैनल्स हो सकते हैं, कुछ केमिकल्स हो सकते हैं, ऐसे कुछ फिजियोलॉजिकल अनकपलर हो सकते हैं, प्रोटीन्स हो सकते हैं। बट सबका एक ही काम है कि वो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन को क्रॉस करा के H+ को F0 के अलावा किसी और रास्ते से अंदर ले आते हैं। इसलिए ATP तो बनता नहीं है, हीट क्रिएट होती है और हीट ऑर्गेनिज्म को अगर ज़रूरत होती है तो वो हीट जनरेट करने के लिए अनकपलर्स या थर्मोजेनिन का इस्तेमाल करता है। अब अपन देख लेते हैं कि जैसे ये अनकपलर्स हैं, इनका लाइफ में कहाँ रोल आता है। तो एक बार के लिए जैसे एनिमल्स में बात करें तो एनिमल्स के अंदर वन थिंग, ये चीज़ उन्हीं में आएगी जिनको बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रखना होता है, यानी कि एंडोथर्म्स होंगे। और वन थिंग जैसे स्टार्टिंग में हमने बात की कि स्लीप, अवेकनिंग साइकिल, कि जब नींद के अंदर होते हैं, है ना, जब नींद में होते हैं तो बॉडी टेम्परेचर लो होता है और जब हम जागते हैं अवेक तो बॉडी टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है,
है ना। जैसे गाड़ियाँ होती हैं, गाड़ियाँ अगर बंद पड़ी हैं तो वो ठंडी हैं, तो जैसे गाड़ी में चाबी लगाते हो गाड़ी का टेम्परेचर बढ़ता है। वैसे हमारी गाड़ी का सिस्टम है कि हम डेली या कोई तो दिन में 2-3 बार भी सो के उठते होंगे, तो जब भी सो के उठेंगे अवेकनिंग साइकिल चालू होगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है, राइट। ऐसे अगर हम बात करें कि ड्यूरिंग बर्थ, फीमेल जो मदर हैं उनको बॉडी टेम्परेचर राइज करना होता है, मदर बॉडी का टेम्परेचर राइज होता है। सिमिलरली हाइबरनेशन के बाद में, जो ऑरोजल होता है कि वो हाइबरनेशन से जगेंगे, तो उस समय पर उनको बॉडी का टेम्परेचर राइज करना पड़ता है। ऐसे ही फेरोमोन्स हैं, फेरोमोन्स को वोलेटाइल करने के लिए, क्योंकि फेरोमोन्स 2 प्रकार के होते हैं, तेजी से फैलने वाले, धीरे धीरे फैलने वाले। फास्ट स्प्रेडिंग, जिनको तेजी से फैलना होता है, एक जिनको स्लो स्प्रेडिंग करनी होती है। क्योंकि आपको तो एनिमल फिजियोलॉजी में भी कई सारी चीज़ें पढ़नी है, तो वहाँ आपके काम आएगा। जैसे मैटिंग पार्टनर को बुलाना हो, मैटिंग अट्रैक्शन, तो जैसे किसी इंसेक्ट को अपना पार्टनर बुलाना है तो बहुत ही थोड़ा सा टाइम होता है कि उनकी ब्रीडिंग सीजन होती है, ब्रीडिंग टाइम होता है, और बहुत दूर से पार्टनर उसको बुलाना होता है, तो उसको ऐसे केमिकल चाहिए जो तेज़ी से फैले। तो तेज़ी से फैलने वाले केमिकल वो होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, और धीरे धीरे उड़ने वाले केमिकल वो होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है। तो ऐसा है कि जो भारी कंपाउंड है वो धीरे धीरे वाष्पित होते हैं, उनकी गंध धीरे उड़ती है। लेकिन जैसे आप कहें कि किसी को टेरिटरी मार्किंग करनी है, टेरिटरी कि अपने घर की बाउंड्री अगर मार्क करनी है, तो वहाँ जो केमिकल वो, जैसे ये जंगल के बड़े केट हैं ना, टाइगर वगैरह हैं, तो ये अपनी टेरिटरी मार्क करते हैं, तो वो यहाँ पे जो यूरिन छोड़ के आते हैं या अपने जो फेरोमोन वो छोड़ते हैं, वो टेरिटरी मार्किंग के काम आते हैं। तो घर की दीवार कहाँ तक है उसका निशान लगाते हैं वो, तो वो गंध धीरे धीरे उड़नी चाहिए, है ना। ऐसे चींटियाँ हैं, चींटियाँ चलती हैं तो वो एक लाइन में चलती हैं, तो वो फेरोमोन सीक्रेट करते हैं, उनको ट्रायल करा जाता है। तो ट्रायल का मतलब जैसे पूंछ की तरह पीछा करना। तो दो कंडीशन होते हैं कि काम जल्दी से करना है तो दूसरे केमिकल होते हैं, काम धीरे धीरे वाला है तो दूसरे केमिकल होते हैं। हाँ, लेकिन जब काम बहुत जल्दी से करना है, अट्रैक्शन का मैटर है, तो वोलेटाइल फास्ट करना पड़ेगा, है ना। एक तो नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर कोई वाष्प फिल्म बनेगा, वो तो अलग मैटर है, और एक हमें ज़रूरत है कि अभी का अभी केमिकल है वो वाष्प में कन्वर्ट होना चाहिए, तो बॉडी टेम्परेचर उसको राइज करना पड़ेगा। तो फेरोमोन्स अगर स्प्रेड करने तो उसको केमिकल को स्प्रेड करने के लिए बॉडी टेम्परेचर राइज करना पड़ेगा। अब इसके बाद में हम प्लांट्स का देख लेते हैं। प्लांट्स के अंदर एक तो मेरिस्टेम्स हैं, मेरिस्टेम्स का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने के लिए सिमिलरली जैसे फ्रीजिंग सीड्स होते हैं, फ्रीजिंग सीड्स जब जर्मिनेट करते हैं तो जर्मिनेशन से ठीक पर, यानी कि उसको अपन बोल सकते हैं अर्ली जर्मिनेशन, यानी कि जैसे स्प्रिंग आएगी, वसंत ऋतु आएगी तो बर्फ पिघलेगी, उसके बाद टेम्परेचर थोड़ा ठीक होगा तब उगेगा,
और एक थोड़ा जल्दी उगे कोई, तो जल्दी जर्मिनेट करने में फ़ायदा है क्योंकि वो रिसोर्सेज का ज़्यादा फ़ायदा उठा सकता है। क्योंकि जब जहाँ पे बर्फ़ जमी होती है वहाँ पे थोड़े से समय के लिए बर्फ़ पिघलती है और धूप आती है। तो अगर कोई धूप आने के बाद बर्फ़ पिघले और तब उगेगा तो उसको लाइफ छोटा मिलेगा, तो ग्रो कम कर पाएगा, बीज कम बना पाएगा। तो सिचुएशन सही होंगी उससे पहले उसको खुद दम लगाना पड़ता है और उसको फ्रीजिंग से बाहर आना पड़ता है, तो उसको अपना अनकपलर इस्तेमाल करने पड़ेंगे। ठीक है। ऐसे अगर हम बात करें तो सेंट जो होता है ना, जो गंध होती है ना, कुछ फ्लावर्स अपने पॉलिनेटर्स को गंध से बुलाते हैं। पॉलिनेशन का मैटर है। तो पॉलिनेशन के लिए मेनली जो एजेंट्स हैं उनको बुलाने के लिए जो गंध है वो गंध उनको सीक्रेट करनी पड़ती है। और यहाँ जो मोस्टली एग्जाम्पल्स हैं वो लार्ज फ्लावर्स के हैं। बड़े आकार के फूल, तो बड़ा बॉडी होता है, क्योंकि हमने जब ये टॉपिक क्लियर किया तो उसमें यही बात निकल के आई कि आपको एक्स्ट्रा फूड चाहिए, तो बड़े फ्लावर्स होते हैं और बॉडी साइज है ना इनका बड़ा होता है। और मोस्टली ये जो गंध इनमें आती है वो पॉटेड स्मेल होती है, बदबूदार पुष्प जो होते हैं। पॉटेड का मतलब जो बदबूदार पुष्प होते हैं, वो मैंने इनके एग्जाम्पल्स हैं। ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो पैरासिटिक प्लांट्स हैं। जो अपनी मेनली पॉलिनेशन का मैटर है कि उनको इंसेक्ट अट्रैक्ट करने होते हैं, तो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए वो अपना टेम्परेचर है वो राइज करते हैं। और मेनली जो फ्लोरल पार्ट्स हैं, फ्लोरल पार्ट्स के अंदर टेम्परेचर राइज किया जाता है। और एक और फीचर इनका जो होता है कि ये प्रोटोगाइनी शो करते हैं। प्रोटोगाइनी का मतलब होता है कि फीमेल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर मैच्योर फास्ट। अगर फ्लावर के फीमेल पार्ट पहले एक्टिवेट हो जाते हैं और मेल पार्ट बाद में होते हैं तो उसको प्रोटोगाइनी कंडीशन बोला जाता है। तो प्लांट्स के अंदर भी बहुत सारे केस हैं, मेरिस्टेम्स टेम्परेचर हैं, फ्रीजिंग सीड्स हैं, उनके जर्मिनेशन का मामला है, या पॉलिनेशन के लिए जो गंध को फैलाने का मामला होता है, यहाँ पे अनकपलर्स हैं वो काम में आते हैं। अनकपलर